हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन मई 2022 की प्रिपरेशन अब हमें स्टार्ट करनी है। पहले एक बार सर देखते हैं सर सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या वेटेज है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें देखते हैं। देखो, सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज योर अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 2 आपका है लॉ एंड बीसीआर। बीसीआर मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसे आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। पेपर 3 यू हैव मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। पेपर 4 इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बीसीके मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सारे पेपर आपके 100 नंबर के हैं। अकाउंट 100 नंबर का, लॉ और बीसीआर भी 100 नंबर के, जिसमें 60-40 की वेटेज है। 60 मार्क्स की आपकी लॉ है, 40 मार्क्स की आपकी बीसीआर है। मैथ्स, स्टैट्स और एलआर में वेटेज क्या है सर? 40-40-20। 40 मार्क्स की मैथ्स, 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स एंड 20 मार्क्स की एलआर है। और इको बीसी की आपकी 50-50 मार्क्स की है। ठीक, तो ये आपका क्या है सर? वेटेज है। अब एक बार हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें। अच्छा, ये दोनों पेपर जो है, पहले दोनों पेपर ये आपके सब्जेक्टिव होते हैं, और अदर 2 पेपर 3 एंड 4 ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होते हैं इसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है सर? 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर के लिए आपका एडिशनल 0.25 मार्क्स कट जाएगा। इसका मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 4 नंबर तो कट ही गए। 0.25 इंटू 4, टोटल 1 नंबर एडिशनल कट गया, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके क्या होंगे सर? 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक, ये आपका सर पेपर है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया आपका 40% इन ईच सब्जेक्ट, 40% इन ईच सब्जेक्ट, और 50% एग्रीगेट। 50% एग्रीगेट। आपको हर पेपर में 40-40 नंबर चाहिए, और ओवरऑल जो आपका टोटल है वो 50% एंड अबव होना चाहिए। 50% का मतलब क्या हुआ कि सर चारों पेपर का टोटल कितना है? चारों पेपर का टोटल है 400, तो 400 में से आपका एग्रीगेट 200 नंबर या उससे ऊपर होना चाहिए। 200 या उससे ऊपर जाना चाहिए। 200 से कम होगा तो आप पास नहीं माने जाओगे। ठीक, तो आपका 40% इन ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। फाउंडेशन लेवल पे कोई एग्जामिशन इनका क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे इंटर वगैरह में तो 60 प्लस लाने के बाद एग्जामिशन मिल जाती है, लेकिन फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका एग्रीगेट नहीं बना तो भी आप सर, एग्रीगेट ना होने की वजह से आपको अगले टाइम में सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। और अगर आप मान लो किसी पेपर में रह जाते हो, तब भी आपको सर अगले टाइम में सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक सर, ये वाला रूल क्या कहता है? ये वाला रूल ये कहता है कि अगर आपके हर एक पेपर में 40-40 नंबर भी हैं, और आपका एग्रीगेट 200 नंबर नहीं बन रहा, तब भी आप फेल हो जाओगे। मतलब मान लो अकाउंट्स में 45, लॉ में 48, एक में 40, इसमें भी 40, तो कितने हो गए सर? ये इनका टोटल करोगे तो ये आपका बन रहा है 4 और 4 8 और 4 173 बन रहा है। तो सर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास तो हो गए, लेकिन टोटल आपका क्या है? 200 से कम है, तो आप पास नहीं माने जाओगे। आपको एग्रीगेट 50% एंड अबव मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक, तो ये सर आपका क्राइटेरिया है। ओके, अब क्वेश्चन इस समय सर सबसे ज्यादा बच्चों का क्या आ रहा है सर? अब रह गए हैं, देखा जाए 4 महीने रह गए हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में आप लोगों के एग्जाम होने हैं। अभी तक तो सर मई में ही होने हैं। ठीक, अब मई में कब होंगे ये भी सर सब्जेक्टिविटी है, कि मई में सर स्टार्टिंग में होंगे, मई की मिड में होंगे, मई के एंड में होंगे, या जून फर्स्ट वीक में होंगे, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट डिसीजन आपके एग्जाम वो कंडक्ट कराएगा। लेकिन हाँ, मई जून में आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 4 महीने हैं और मैंने अभी तक फाउंडेशन की किताबों को टच भी नहीं करा,
अभी तो जस्ट मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, 31 दिसंबर वाज द लास्ट डेट, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो क्या अभी भी अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या मैं फाउंडेशन एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसका आंसर है यस, पॉजिटिवली यस, कि अगर आप अभी भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करो तब भी आप फाउंडेशन एक ही बारी में इस अटेम्प्ट में निकाल लोगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी और कंटिन्यूअस आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि भाई आप मेरी वीडियो देख के, वाली वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओ और अगले 4-5 दिन तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर आपने किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपने हफ्ता 10 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, फिर आपको लगा कि यार पढ़ाई कर लेता हूं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको आज, बिल्कुल आज या कल जब भी आप पढ़ने बैठो, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर सोचना है कि भाई मेरे को रोज पढ़ाई करनी है। और अपने आप को सर स्ट्रिक्ट, अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फिर आप डेफिनेटली फाउंडेशन एक ही बारी में क्लियर कर लोगे। फाउंडेशन की तैयारी सर 3-4 महीने में बड़ी आराम से, बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से होती है। ठीक, आओ जी, अब आता है सर 3 महीने। सर मैं 3 महीने क्यों बोल रहा हूं? मैं 3 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर जैन फेब मार्च, इन 3 महीने में आपको कोर्स अपना कंप्लीट कर लेना है, मैक्सिमम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, मैक्सिमम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। मतलब आपकी एक, आपके पास एक डेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन मैं आपको लिख के दे रहा हूं और ये डेडलाइन आपको याद रखनी है सर। कोशिश करो 31 मार्च तक, या फिर आप कोशिश करो सर 10 अप्रैल तक, इससे लेट मत जाना, 10 अप्रैल से लेट मत जाना। 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन वो कब होगा? अगर आप आज से या कल से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी शुरू करोगे। ठीक, अब देखो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई कैसे हो सकता है। जनवरी का महीना चल रहा है सर, जनवरी के मोटा मोटा आपके पास 25 दिन बचे हैं, फेब के मोटा मोटा आपके पास 28 डेज बचे हैं और मार्च के आपके पास 31 डेज है। तो यू हैव टोटल 84 डेज विद यू। आपके पास टोटल कितने हैं? 84 डेज है। हम हायर साइड पर मैक्सिमम 90 डेज लेके चलते हैं कि सर मेरे पास मैक्सिमम 90 डेज है। ठीक, एक दिन में सर मैं 8 घंटे का स्टडी आउटपुट निकालूंगा ही निकालूंगा। आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, आप ज्यादा भी निकाल सकते हो और किसी दिन आपका कम भी निकलेगा। भाई किसी दिन आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, किसी दिन सर आपकी मान लो तबीयत ठीक नहीं है या आपको किसी काम से जाना है, तो हो सकता है आप 5-6 घंटे भी पढ़ो। तो ऑन एन एवरेज आप एक दिन में 8 घंटे का आउटपुट लेकर चलोगे। ठीक, तो अगर आप 90 दिन तक 8 घंटे का आउटपुट निकालते हो तो यू हैव 720 आवर्स। आपके पास टोटल कितने घंटे हैं? 720 आवर्स। ये सिर्फ मैं मार्च तक बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर अप्रैल में फिर दोबारा आपके पास एक वीडियो आएगी कि सर लास्ट एक महीने में कैसे रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी है, खाली क्लासेस को देखना, कोर्स को कंप्लीट करना वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन की आदत डालोगे सर अपने अंदर, उतना ज्यादा आपको आगे जाकर, अभी तो फाउंडेशन लेवल है, इंटर फाइनल में जाकर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सीए कोर्स, सर सीए कोर्स आपने ज्वाइन करा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सीए कोर्स में एक चीज ध्यान रखना सर, सीए कोर्स में जो रिजल्ट कम आने का जो रीजन होता है, मेन रीजन होता है, वो यही होता है कि सर बच्चा कोर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करता। ठीक, सीए कोर्स मुश्किल नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट्स देखोगे सर, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी सब्जेक्ट्स, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई ऐसा भी नहीं कि सर पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर बहुत आसान आते हैं, सिंपल पेपर आते हैं, एवरेज पेपर आते हैं। एक आध पेपर ठीक है कई बार ट्रिकी बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर एवरेज होते हैं। बस फिर भी सर बच्चा फेल होता है। फेल होने का कारण यही है सर, बच्चा स्टार्टिंग में तो ढंग से पढ़ता नहीं है और फिर उसे लगता है कि सर मैं एंड के 2 महीने में पढ़ाई कर लेता हूं। फिर क्या होता है सर, वो कोर्स भी पूरा कर रहा है, रिवीजन उसकी हो नहीं पा रही है, प्रॉब्लम आएगी आएगी। कोर्स कंटेंट थोड़ा हैवी जरूर होता है सीए कोर्स में, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम है, डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, ये ध्यान रखना बस। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते चले जाओ, स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते चले जाओ और एक डिसिप्लिन में आ जाओ, तो सर आप आराम से सीए कोर्स को निकाल सकते हो। इस कोर्स में सर ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर आपकी कहते हैं ना वो पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल कहीं सोशलाइज नहीं कर पाओगे, दोस्तों यारों से नहीं मिल पाओगे, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाओगे, कहीं मूवीज देखने नहीं जा सकते, गेम्स नहीं खेल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ करोगे आप, सब कुछ करोगे आप, फ्रेंड से भी मिलोगे, दोस्तों से भी मिलोगे। अभी कोविड है मत मिलना, ठीक है, कोविड में नहीं मिलोगे। आप मूवीज भी देखने जाओगे, आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहते हो सर, गेम स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहते हो वो भी करो, कोई मनाही नहीं है। ठीक, आप रिलैक्स भी करो, आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हो, ट्रिप पे जाते हैं बच्चे सर, जाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज।
आपकी पहली प्रायोरिटी बस इस कोर्स में क्या होनी चाहिए कि सर मेरी पहली प्रायोरिटी स्टडीज है। अगर मेरी स्टडीज टाइम पर हो रही है तो सर सारी चीजें अलाउड है। अगर मैं स्टडीज टाइम पे नहीं कर रहा, स्टडीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं बाकी सब चीजों में लगा हूं, तो सर वो सारी चीजें आपको काटा लगाना पड़ेगा। सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ये ध्यान आपको करना है। ठीक, तो 720 आवर्स आपके पास है, तो 720 आवर्स 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास मोटा मोटा 180 आवर्स पर सब्जेक्ट बनता है कि 180 घंटे हैं एक सब्जेक्ट के लिए। और सर मजे की बात क्या है, अगर आप लेक्चर्स लेते हो तो सर 100 घंटे में तो लेक्चर ही पूरे हो जाते हैं। 100 घंटे से ऊपर आपके किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं चलेंगे। सबसे ज्यादा सर मैथ्स और अकाउंट्स के लेक्चर होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, लेकिन वो भी सर 100 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक, हो सकता है सर अकाउंट्स के 100 की जगह 110 120 चले जाएं, लेकिन उधर सर आपके लॉ और इको के कम भी होंगे, तो ऑन एन एवरेज 100 घंटा पर सब्जेक्ट आपके आराम से लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। और 80 आवर्स की रिवीजन सर ये बहुत इनफ टाइम है, ये इनफ टाइम है। इसलिए मैंने आपको पास मार्च लेकर चला है, सो दैट आप अप्रैल में पूरा पूरा रिवीजन कर पाओ। सर अगर मान लो पेपर जो है वो जून में होते हैं, फिर क्या होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप्रैल में आप रिवीजन करोगे, जो मई का मंथ है, जो मई का आपको मंथ मिलेगा, वो एक तरीके से बोनस मंथ है, आपको ज्यादा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, ज्यादा टेस्ट देने का मौका मिलेगा, बस ये चीज है। ठीक, तो आपके पास 180 आवर्स पर सब्जेक्ट है, जिसमें 100 घंटे का मोटा मोटा लेक्चर ले लो और 80 घंटे की रिवीजन ले लो। अब सर अब हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है, स्टार्ट किस तरीके से करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहां देखो सब समझ में आएगा। सर आपको एक दिन में आपको चारों पेपर पढ़ने हैं, एक दिन में चारों पेपर पढ़ने हैं। फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ 4 ही पेपर है। अगर आप सोचोगे कि भाई पहले मैं 10-15 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। वो सब चीजें तब होती है जब फाइनल या इंटर लेवल पे आपके 8-8 सब्जेक्ट होते हैं ना, वहां पर आप सिंगल या 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लेकिन फाउंडेशन में क्योंकि 4 ही पेपर है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप एक दिन में चारों पेपर को टाइम दे सकते हो। 2-2 घंटे भी अगर आप हर सब्जेक्ट को टाइम दो, तब भी 8 घंटे में आपका सर चारों पेपर डेली चलते चले जाएंगे। अब वो कैसे करना है उसके लिए ध्यान देना। मान लो सर आपने एक शेड्यूल बनाया कि मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में MWF में क्या करूंगा, मैं अकाउंट्स और लॉ के साथ BCR इंक्लूड होगा, इसकी वीडियो देखूंगा, इसका वीडियो लेक्चर अटेंड करूंगा। 2 घंटे आपने अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड किया, 2 घंटे आपने लॉ का लेक्चर अटेंड किया, या मान लो अकाउंट्स का 2.5 घंटे का है, लॉ का 1.5 घंटे का है, ऐसे करके आपने 4 घंटे वीडियो लेक्चर को दे दिए। ठीक, और 4 घंटे की आपको क्या निकालनी है, सेल्फ स्टडी निकालनी है। सर सेल्फ स्टडी में क्या करूंगा, अगर आप अकाउंट्स और लॉ के लेक्चर देख रहे हो तो सेल्फ स्टडी में सर अकाउंट्स और लॉ मत उठाना। सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे, मैथ्स एंड इको BC के उसमें जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, इससे आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे। भाई 2 सब्जेक्ट के तो आपने लेक्चर देख लिए और 2 सब्जेक्ट जो आपने प्रीवियस पढ़ा था उसको आपने रिवाइज कर लिया। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बच्चा क्या करता है, बच्चा लेक्चर्स देखे जा रहा है, रिवीजन कर नहीं रहा। खाली लेक्चर देखने से बात बिल्कुल नहीं बनने वाली है। मैं सर कोचिंग का काम कर रहा हूं, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं, हालांकि ये मेरा काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि सर कोचिंग जो होती है वो आपकी सक्सेस में ज्यादा रोल नहीं प्ले करेगी, सिर्फ और सिर्फ 30% रोल प्ले करेगी। 70% आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है। अगर आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड हो गए, सर कोचिंग ले लेता हूं पास में हो जाऊंगा, कभी पास नहीं होगे, कभी भी पास नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप सोचो कि भाई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड करते, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, और आप सोचो कि सिर्फ मैं सेल्फ स्टडी करके पास हो जाऊंगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन पास हो सकते हो आप। सेल्फ स्टडी से बच्चा पेपर निकाल देगा, लेकिन खाली कोचिंग की बदौलत अगर वो सोचे कि मैं खाली कोचिंग ले लूंगा और पेपर निकाल लूंगा, नई बात बनेगी। सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक, तो MWF में मान लो आपने फिक्स करे कि मैं अकाउंट्स और लॉ के लेक्चर लूंगा। ठीक, तो आपने अकाउंट्स और लॉ के लेक्चर दे दिए 4-5 घंटे। ठीक, और बाकी आपने 4 घंटे की क्या करी, सेल्फ स्टडी करी। उसमें आपने अदर 2 सब्जेक्ट्स लगा लिए, मैथ्स और इको को रख लिया। ठीक, ऐसे आपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे TTS में आपने रखा कि सर मैं मैथ्स और इको के लेक्चर देखूंगा। ठीक, तो मैथ्स और इको की आपने वीडियोस देखी, और अकाउंट्स और लॉ को आपने क्या करा, सर सेल्फ स्टडी मोड पे ले लिया। ठीक, और संडे का जो दिन है, सर संडे तो छुट्टी दे दो, संडे तो एंजॉय करने दो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना है, बस एक छोटा सा काम ये करना है संडे को आपको कि जो आपने पूरे वीक में चारों सब्जेक्ट में पढ़ा है उनको आपको क्विकली रिवाइज करना है। भाई एक वीक में जैसे मान लो आपने 2 चैप्टर पढ़े,
हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर पढ़े, तो एक बार सर दोनों चैप्टर को, हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर को गो थ्रू कर लो। ये सारा काम सर आप 4 से 6 घंटे में कर लोगे। संडे में सर 4-6 घंटे तो आप दे ही सकते हो पढ़ाई को। बेटर रहेगा सर सुबह सुबह उठो, जल्दी उठो और 4-6 घंटे पढ़ाई कर लो, उसके बाद इवनिंग में आप पूरा एंजॉय करो संडे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ओके। इसके साथ एक चीज ध्यान रखना सर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको हर 15-20 दिन में अपने आप को टेस्ट जरूर करना है दैट वेयर यू आर। हर 15-20 दिन में आपको टेस्ट जरूर करना है अपने आप को दैट वेयर यू आर। ठीक, उसके लिए सर आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो। मान लो कोई फैकल्टी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सर मैं ऐसे हर 15-20 दिन का तो टेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ कोर्स कंप्लीशन के बाद मेरे पास एक 5-6-7 टेस्ट सीरीज है, वो मैं जरूर बच्चों को देता हूं। ठीक, 7 टेस्ट है वो बाद में मिलते हैं, लेकिन आप फिलहाल चाहो तो सर अपनी फैकल्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो हर 15-20 दिन में कि सर मुझे इस चैप्टर में से कोई भी रैंडम 2-3 क्वेश्चन दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने बोला है सर मैंने BRS पढ़ा है, इस 15-20 दिन में BRS पढ़ा है, डेप्शन पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है, आप मुझे हर 2 चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन दे दो, मैं आपको 2-2 क्वेश्चन दे दूंगा। वो एक तरीके से क्या है, वो टेस्ट ही तो है। आप बिना रिवाइज करे उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हो और सॉल्व करके आपको पता लग गया सर आप कितने पानी में हो। अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपकी कोई गलती होती है तो आप अपनी गलतियों को रिवाइज कर सकते हो। इसको बोलता है सर कंटिन्यूअस रिवीजन करना। ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है सर, लगातार आपको रिवाइज करते चले जाना है। वो आपके ऊपर है सर आप कैसे करते हो, लेकिन ये जरूर करना जो बच्चा नहीं करता, मुझे पता है सर ये चीज नहीं करता क्योंकि वो कोर्स कंप्लीशन में इतना लग जाता है। टेस्ट जरूर करते हैं अपने आप को हर 15-20 दिन में कि आप कहां पर हो। ठीक, देखो अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो तो सर CA फाउंडेशन एक बारी में निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से निकल सकता है। बच्चा अटकता इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता, वो बाद में सोचता बाद में पढ़ लूंगा, फिर वो बात कभी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। अगले अटेम्प्ट पे उनको सीरियसनेस जागी कि भाई अब पढ़ लेता हूं, और फिर देखो जब एक अटेम्प्ट निकल जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, माइंड पे प्रेशर आता है, दोबारा किताबें उठाओगे थोड़ा सा बोरिंग भी फील होता है कि भाई दोबारा वही चीज पढ़नी पड़ रही है, लेकिन हिम्मत बनानी पड़ती है। ठीक, तो मैं नहीं चाहता कि सर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप एक ही बारी में अभी मेहनत कर लो और एक ही बारी में अपना फाउंडेशन निकाल के खत्म करो, आगे बढ़ो भाई। ठीक, चलो तो ये सारी चीज आपको करनी है सर। दोबारा बता देता हूं कि आप ऑल्टरनेट डेज पे अपनी पढ़ाई करोगे, ऑल्टरनेट डेज में 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलोगे, जिनके वीडियो लेक्चर देखोगे, और अदर 2 सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। इससे आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का टाइम दे पाओगे। ठीक, अब आता है सर कवरेज, हमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या चीजों को कवर करके चलूं। एक तो वीडियो लेक्चर हो गए भाई, जो भी आपके लेक्चर है वो लेक्चर को आप कवर करोगे। उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स लिखवाए जाते हैं, नोट्स मिलते हैं वो नोट्स करोगे, बुक मिलती है वो बुक करोगे। डोंट इग्नोर दिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगा दूं उतने कम है कि सर आपको ICAI का स्टडी मटेरियल जरूर करना है। बहुत से बच्चे सर गलती ये करते हैं कि लेक्चर्स लिए, लेक्चर के साथ अपनी फैकल्टी की बुक मिली, करो अच्छी बात है, लेकिन स्टडी मैट नहीं करते, और फिर उनको क्या बोला जाता है कि सर स्टडी मैट सारा का सारा मेरी बुक में कवर्ड है, स्टडी मैट सारा हमारी बुक में कवर्ड है। अच्छी बात है कवर्ड है, लेकिन फिर भी सर आप स्टडी मैट को देखो। मैं तो खुद बोलता हूं बच्चों को कि भाई मेरी बुक कर रहे हो ना, साथ साथ स्टडी मैट जरूर करना है आपको। चाहे स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन मेरी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आपको ना साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हाँ मैंने स्टडी मैट को देख लिया। नहीं तो कोई भी आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा है कि भाई तूने स्टडी मैट किया, और आप बोलोगे मैं स्टडी मैट तो नहीं किया, मैंने तो सर की बुक कर रखी है। फिर आपके माइंड में वही चलता रहेगा कि यार स्टडी मैट तो रह गया, जरूरी होता है। इससे बेटर है स्टडी मैट कर लो। एक ही क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा तो उसमें कोई नुकसान थोड़ी ना, स्टडी मैट जरूर करो। ठीक, स्टडी मैट के साथ साथ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है सर, एटलीस्ट पिछले 4 अटेम्प्ट के आपको रिवीजन टेस्ट पेपर करना है। एक तो आपके May 22 का एग्जाम से 1 महीना पहले आएगा, वो तो करोगे। पिछले 4 अटेम्प्ट, आपके पिछले 4 अटेम्प्ट कौन कौन से होंगे, नवंबर 2021, May 2021, नवंबर 2020 और मई 20 में तो पेपर ही नहीं हुए थे, तो नवंबर 19। मतलब जो भी साइट पे 4 आपको RTPs अवेलेबल है वो 4 RTP करोगे, और आप पास्ट ईयर के पेपर भी करोगे। जो भी पिछले 4 अटेम्प्ट में पेपर हुए हैं वो भी आप देख लोगे एक बार, जैसे कि नवंबर 21 का पेपर देखोगे, मई 21 का देखोगे, जनवरी 21 में पेपर हुआ था, नवंबर 20 का पेपर देखोगे। ये 4 पेपर भी आपको देखने हैं, RTPs और पास्ट ईयर पेपर। अभी साथ साथ कर लोगे
तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप सोचोगे कि मैं पहले कोर्स पूरा कर लेता हूं, बाद में आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा, फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे, लेकिन क्या होता है ना, फिर पूरी तरीके से चीजें कवर नहीं हो पाती। अभी क्या करो, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज खत्म करते करते आप साथ साथ स्टडी मैट भी, आरटीपी भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ कवर कर लो, बेटर रहेगा। आगे आपको इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखो। नो स्कैनर, सर कोई भी स्कैनर वगैरह मत बाय करना। सब मार्केट में बहुत सारे स्कैनर मिलेंगे आपको, लेकिन स्कैनर मत खरीदना, कोई फायदा नहीं है। जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इतनी भी बातें कर लोगे तो सर स्कैनर कुछ ही नहीं होता, स्कैनर इन्हीं चीजों से तो बनता है। अगर आप इतनी बातें कर लोगे, स्कैनर की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है स्कैनर खरीदने का। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, ये ध्यान रखना। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके ऊपर है सर। क्या आपको थ्योरी सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जरूर बनाओगे आप अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो अच्छा है, बाकी सर आपके ऊपर है। एटलीस्ट लॉ के लिए तो सर जरूर बनाओ। देखो लॉ और बीसीआर ये थ्योरी है, और इको के लिए चाहे आप ना भी बनाओ, क्योंकि वो एमसीक्यूज है, वहां पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन लॉ, बीसीआर फिर इंग्लिश आ जाएगा, वो भी अलग चीज हो जाएगा। एक लॉ 60 मार्क्स का जो लॉ है ना, वहां पर सर बच्चों के मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि बच्चा आंसर को लिख नहीं पाता, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो सर उसके लिए आपको क्या करना है? अब लॉ है सर, लॉ में कोई लॉजिक तो होगा नहीं सर, लॉ है जैसा है आपको वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सर एट द एंड लॉ आपको याद ही रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजन लिखा है वो याद ही करने पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो आपको लिमिट्स है तो वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। याद करने के आप तरीके बना लो, लेकिन करना तो याद ही पड़ेगा ना। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितना चीजों को कंसाइज कर लोगे और अपने हाथों से कंसाइज कर लोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। और लॉ एक ऐसी चीज है जो सर खत्म नहीं होने वाला। जैसे कंपनीज एक्ट आप अभी शुरू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं सर कंपनीज एक्ट सिर्फ यहां पर है, फाइनल लेवल तक पढ़ोगे, प्रैक्टिकली भी उसको बहुत यूज करोगे आप। तो उसको क्या करोगे आप? रिटेन आपको याद रखना है, याद रखने के लिए आपको चीजों को कंसाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी आदत डालोगे तो सर आपको इंटर फाइनल में जाकर ये बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इंटर में आपके पास ऑडिट भी आएगा, एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट भी आता है, फाइनल में भी ऑडिट आएगा। तो वहां पर सर थ्योरी, अगर आप थ्योरी चीजों को शॉर्ट नोट्स बना के याद करने लगोगे तो सर थ्योरी में इंटरेस्ट भी आएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और चीजें याद भी रहेंगी। ठीक, शॉर्ट नोट्स सर कैसे बनाने हैं? कोई दिक्कत नहीं है सर, शॉर्ट नोट्स जैसा आप बनाना चाहते हो बना लो। अगर आपको लगता है कि भाई लीगल लैंग्वेज है, मेरे को मैं भूल जाता हूं, तो हिंदी में लिख लो उसे। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को लिख लिख के देखो। जितना लिखोगे उन कीवर्ड्स को, उतना आपको वो याद रहेंगे। क्योंकि लॉ के आंसर आप बिल्कुल जनरल इंग्लिश में देखे होगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। इंस्टीट्यूट का साफ कहना है कि भाई मेरे स्टडी मैट से मिलती जुलती लैंग्वेज होनी चाहिए। तो स्टडी मैट से मिलती जुलती एज इट इज रटा तो जा नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट जो कीवर्ड स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है, वो कीवर्ड्स आपके आंसर में प्रेजेंट होने चाहिए। वो तभी याद रहेंगे जब आप उसको बार बार लिखोगे। केस स्टडीज वगैरह होती है, उनको ड्राफ्ट करके देखो, अपने आंसर को इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करके देखो। सर अगर हमारे पास कोई फैकल्टी समरी चार्ट या समरी नोट्स वगैरह दे रही है तो क्या, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको बने बनाए मिल रहे हैं तो सर फिर भी आप अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि देखो वो उन्होंने बनाया है, फैकल्टी ने, वो उनकी मेहनत है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो उस चीज को। लेकिन जब आप खुद बनाओगे ना, तो वो खुद आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक, तो चीजों को लिखो। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? यस। ठीक, तो आपको क्या करना है सर? थ्योरी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए तो थ्योरी में कभी भी डरोगे नहीं तो बहुत सारे बच्चे एंड में सर दो ही पेपर से घबराते रहेंगे, मैथ्स को लेकर और लॉ को लेकर। या तो बच्चा मैथ्स में परेशान है। अब देखो, अगर बच्चा मैथ्स में परेशान है तो उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर मैथ्स में अगर कोई नॉन मैथ्स का बच्चा है तो कुछ चीजें 11th 12th वाली है तो उसको तो हम यही बोलते हैं कि वो चीजें आप छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कर लो, स्टैट्स कर लो, एलआर कर लो और मैथ्स के मेन टॉपिक कर लो। उसको तो हमें यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का आगे जाके इतना कोई यूज भी नहीं है। लेकिन लॉ में अगर बच्चा डरता है तो सर लॉ में मैं उसको यही बोलता हूं कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ आपको आगे भी पढ़ना है, अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर पढ़ना है। ठीक, तो सर थ्योरी के लिए आपका ये मेन चीज है। सर आप फाउंडेशन लेवल में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सर दो पेपर आपके पक्के होने चाहिए, अकाउंट्स एंड इको। ये दो पेपर आपके पक्के होने चाहिए किसी भी हालत में। सर इसमें 85 प्लस लाने का ऑब्जेक्टिव रखो अपना। आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सर मुझे अकाउंट्स और इको में 85 प्लस स्कोर करना ही करना है। ये दो पेपर अगर आपने 80-85 प्लस में निकाल लिए
और अगर आपके सर मैथ्स, मान लो आपकी मैथ्स वीक है और मैथ्स में आपके 50 नंबर आते हैं और लॉ में भी आप 60 के आसपास नंबर लाते हो, तब भी सर आप बढ़िया नंबर से पास होगे फाउंडेशन में। तो 2 पेपर अकाउंट्स और इको को सर पक्का कर लो। सर अकाउंट्स और इको ही क्यों बोल रहे हो, कोई और सब्जेक्ट में 80 प्लस नहीं आ सकते? लाने को तो किसी भी सब्जेक्ट में ले आओ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में लाना टफ है। अब देखो अकाउंट्स में आसान इसलिए क्योंकि 11 12 से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, बच्चों को इंटरेस्ट होता है अकाउंट्स में, ऑब्वियसली जिसको इंटरेस्ट होता है अकाउंट्स में वही सीए कोर्स ज्वाइन करता है, ठीक। तो आप 11 12 से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी चीजें तो वही है, तो आप अकाउंट्स में आराम से स्कोर कर जाते हो, प्रोवाइडेड कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है आपको, चीजों को रटना नहीं है। ये पॉइंट मेरे को स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना फाउंडेशन लेवल से ही सर आपको चीजों के कॉन्सेप्ट में उतरना है कि हर एक चीज का डीप कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप चीजों को रटना शुरू कर दोगे, एंट्रीज को रट रहे हो, प्रोसीजर को रट रहे हो, कैलकुलेशन को रट रहे हो, वो काम नहीं आएंगी। पेपर ट्रिकी आने लग गए सर अब। ट्रिकी मतलब घुमा फिरा के चीजें पूछते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछते अब। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो जाकर सर आप अच्छे नंबर लेके आओगे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो सर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, वही 50-60 नंबर में रह जाओगे आप, फिर वही एग्रीगेट में झगड़ते रहोगे। मैं नहीं चाहता सर कोई बच्चा एग्रीगेट की वजह से फंसे। पिछले टाइम में था एक स्टूडेंट सर, सब पेपर में पास हो गया, एग्रीगेट 197। अब बताओ क्या बोला जाए उसे? ये भी नहीं कह सकता कि उसने मेहनत नहीं करी, मेहनत तो करी होगी तभी सर सब में पास हुआ है 197। हाँ बस ये कह सकता हूं सर उसको ना एक स्ट्रेटेजी नहीं बता दी, उसने चीजों को ठीक से फॉलो नहीं किया, ठीक। इसलिए सर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी है, सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, ठीक। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। चीजों को रटोगे तो फंसोगे, और चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो सर आगे समय तक, लंबे समय तक आपको वो चीजें याद रहने वाली है और काम आएंगी, ठीक। और इन 2 पेपर में आपको 85 प्लस का टारगेट रखना है। अब बच्चा पूछता है सर क्या स्टडी शेड्यूल में रखूं, किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, क्या ये सब चीजें? देखो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है। कोई बच्चा लेट नाइट पढ़ना पसंद करता है, कोई बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करता है। अगर मेरे से पूछोगे तो सर मैं अपने टाइम में सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे वो लेट नाइट पढ़ते थे। वो सब्जेक्टिव है, वो आपके ऊपर है सर आप कैसा करना चाहोगे। लेकिन हाँ मेरा एक फर्स्ट प्रेफरेंस अर्ली मॉर्निंग को ही रहती है। तो मैं आपको कुछ स्लॉट दे रहा हूं, अगर आप फॉलो करना चाहो इन स्लॉट को फॉलो कर लो, और ये बढ़िया स्लॉट है। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी सर स्लॉट बना सकते हो। हर एक स्लॉट सर 2-2 घंटे का रखना, 2 घंटे से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 घंटे से ऊपर भी मत रखो, कोई फायदा नहीं होता सर। उसके बाद क्या होगा, 2 घंटे से ऊपर का स्लॉट रखा फिर आप थक जाओगे, आगे का टाइम खराब करोगे। 2-2 घंटे का आइडल स्लॉट रखो। जैसे मान लो पहला स्लॉट आपने सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का रखा, कि सुबह आप 6:30 बजे तक उठ गए, फटाफट फ्रेश हुए और 7 बजे पढ़ने बैठ गए। नहाना धोना ये सब बात की बात है। 7 बजे से 9 बजे तक आपने पढ़ाई करी। क्या पढ़ना है सर इस टाइम पे? सर एकदम से अगर आप थ्योरी उठाओगे तो नींद आएगी। इस टाइम पे प्रैक्टिकल पेपर उठा लो और उसमें भी लेक्चर देख लो कि सर अकाउंट्स का या फिर मैथ्स का आपने लेक्चर देख लिया, 2 घंटे का आपने एक लेक्चर देख लिया, ठीक। फिर आपने सर नहाना धोना ये सब चीजें करी। सेकंड स्लॉट आपने सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का रखा, जिसमें आप क्या करोगे सर, सेल्फ स्टडी करोगे। जो भी आपको ऊपर मैंने बताया तरीका, उस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करोगे। फिर आप 1 से 2 का टाइम मैंने आपको दिया, इसमें आप लंच वंच करोगे, ठीक। और थर्ड स्लॉट आपको 2 से 4 का रखना है। ध्यान रहे सर ये इस टाइम पे नींद आने लग जाती है कि खाना वाना खाएंगे नींद आ जाएगी, नींद वींद नहीं लेनी है। जनरली बच्चे सोचते हैं सर दिन में ना मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, अरे मत सोना भाई। 2 से 5 आपका पेपर का टाइम है, आप ध्यान रखो 2 से 5 बजे का पेपर का टाइम है। अगर आपने इस टाइम पे ऐसे सोने वोने की आदत डाली तो आपकी बॉडी उसी तरीके से हो जाएगी, फिर आपको इस टाइम पे हमेशा आलस ही रहेगा और पेपर तक आते आते इस टाइम पे सर आपको नींद आ रही होगी, आलस रहेगा, आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा। तो आपको इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इसके बाद सो जाओ। चाहे आप 4 बजे पढ़ाई करके उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करना है कर लो, 5 बजे पढ़ाई करके 1-1.5 घंटा रेस्ट करना है कर लो, शाम को रेस्ट कर लो। लेकिन सर इस टाइम पे नहीं करना आपको, इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक स्लॉट निकालोगे। यहां पर भी थोड़ा सा लेजी लेजी रहेगा तो बेटर रहेगा, आप एक लेक्चर देख लो, आप वीडियो लेक्चर देख लो, लॉ का या इको का आपने लेक्चर उठा लिया, ठीक। उसके बाद आपने गैप देकर 4 स्लॉट 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का आपने क्या करा, एक सेल्फ स्टडी का स्लॉट निकाला कि सर मुझे यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरीके से आप बड़ी आराम से 8 घंटे निकाल सकते हो। बाकी सर आपके ऊपर है, आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। रात को पढ़ना है रात को पढ़ लो, सुबह और जल्दी उठ के पढ़ना और जल्दी उठ के पढ़ लो। बट ध्यान रहे सर ये 2 से 5 के बीच में सोने की आदत मत डालना, बाकी जैसे मर्जी आपको ठीक लगे वो करो। बट मेरी गाइडेंस आपको ये रहेगी सर 2 घंटे से कम का स्लॉट मत रखना, 2 से ऊपर के मत रखना, 2 घंटे का मिनिमम एक स्लॉट आपका होना चाहिए।
और बेटर रहेगा सर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आप हर रोज टाइम टेबल चेंज कर रहे हो तो सर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। टाइम टेबल एक बनाओ और उसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो कुछ दिनों तक, कम से कम 10-15 दिन तक तो फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा कस्टमाइज करना है, थोड़ा चेंज करना है, फिर आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं सर एक दिन टाइम टेबल बनाया, 2 दिन फॉलो किया, फिर आपने टाइम टेबल चेंज कर दिया, नहीं। हर चीज का ना अडेप्ट करने में टाइम लगता है, धीरे 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 करके अडेप्ट होती है। अभी हो सकता है सर आपको 7 बजे उठने, 7 बजे पढ़ने की आदत ना हो, आप थोड़ा लेट उठ रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कल से यार मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, बेसिकली 6:30 उठूंगा। तो ऐसा नहीं है सर आप 1-2 दिन में ही हो जाएगा। हो सकता है सर एक दिन आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, 6:30 आप उठ रहे हो, दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, दिक्कत झेलो एक दिन के लिए। दूसरे दिन फिर आप सर हो सकता है आप 10-15 मिनट लेट हो जाओ, कोई बात नहीं। तीसरे दिन हो सकता है सर आप एग्जैक्ट 7 बजे उठ रहे हो, तब भी कोई बात नहीं, आपको उठते ही पढ़ने बैठ जाना है। चौथे 5वें दिन तक आपको आदत ही ऐसी बढ़ जाएगी, अपने आप ही आपकी नींद खुलेगी 6:30 बजे। तो आपको इस हिसाब से अपने आप को डालना पड़ेगा। टाइम लगता है हर चीज में एडजस्ट होने में, भाई कहीं भी नई चीज करोगे, कोई भी नई चीज देखोगे, कोई भी नई चीज करोगे, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम देना पड़ेगा। पर ठीक, तो ये आपका सर स्टडी शेड्यूल है जो मेरे हिसाब से आप फॉलो करोगे, और फाउंडेशन को एक ही बारी में निकालने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो तो सर और कोई आपका कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के अपना कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर कोई मुझे लगेगा टॉपिक उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। अच्छा हाँ, मैं आपको लेक्चर्स के बारे में और दोबारा इन्फॉर्म कर देता हूँ, 1 सेकेंड का टाइम दो बस मुझे। लो जी, ये लेक्चर सर हमारे पास अवेलेबल है सीए फाउंडेशन मई जून 22 के लिए हमारे पास लेक्चर अवेलेबल है, जिसमें अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं लेता हूँ। अकाउंट्स की फैकल्टी सर मैं हूँ। लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर है। मैथ्स एंड इको के लिए इको का पोर्शन और मैथ्स का पोर्शन विल बी टेकन बाय अक्षय सर। सौरभ विद सर बीसीके की फैकल्टी है, और हरीश सर हमारे पास बीसीआर की फैकल्टी है। और सारे लेक्चर सर आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, कोई भी चीजें रटवाई नहीं जाती। रिवीजन सेशन सर टाइमली होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी सर चलती है हमारी। डाउट रेजोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमारा मेन फेमस जो होता है ना वो यही चीज है सर, डाउट रेजोल्यूशन। हमारा डाउट रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है। फैकल्टी सब अच्छे पढ़ाएंगे, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबको नॉलेज होती है। लेकिन बस यहाँ आके कोई ना कोई टीचर सर कहता है ना, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाती है कि सर डाउट रिजॉल्व नहीं होते। इसकी मैं गारंटी देता हूँ सर, हमारे यहाँ पर डाउट आपके पूरे रिजॉल्व होंगे। और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। डाउट आपके प्रॉपर रिजॉल्व होंगे, टाइमली रिजॉल्व होंगे। 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और अनलिमिटेड आपको व्यूज मिलेंगे। व्यूज की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज है। प्राइजेस सर बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, नॉमिनल प्राइस है। आप मार्केट में देखोगे महंगी महंगी क्लासेस अवेलेबल है। गूगल ड्राइव मोड पे इट्स 18,000 एंड पेन ड्राइव मोड पे इट्स 20,000। तो ये आप लेक्चर्स लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, तो सर ये सारी चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक वीडियो सर मैं जल्दी बनाऊंगा, अभी आप पढ़ाई शुरू करो, जल्दी एक वीडियो आपको मिलेगी, हाउ टू स्कोर 300+ इन सीए फाउंडेशन। ये वीडियो की प्लानिंग हो रही है सर, ये वीडियो बन जाएगी, ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, बच्चों को काफी मदद मिलेगी कि सर 300+ सीए फाउंडेशन में कैसे लाएं, क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए कि पहले मैं 300+ का टारगेट रख लूं कि सर 300+ लाने हैं, क्योंकि 300+ एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इन सीए फाउंडेशन। ठीक है जी, चलो फिर तो आई होप सर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।